तोरो चलता हमारे चलता दूगो देखा के। नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और घटना चक्र जनरल साइंस का आज हम लोग पार्ट 5 पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में दिए हुए घंटी के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको वीडियो का सभी अपडेट मिलता रहे। चलिए तो सीधी बात नो बकवास के कंसेप्ट पर हम लोग सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें देखिए पहला प्रश्न है। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें जो टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से जो भी क्वेश्चंस आए हैं उसको आज हम लोग देखेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है स्फेरिकल फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप इज ड्यू टू। बारिश की बूंदें जो हैं किस कारण से आपको गोल नजर आती हैं। स्फेरिकल फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप इज ड्यू टू किस कारण से गोल नजर आती हैं। इसका जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो सरफेस टेंशन के कारण बच्चों, सरफेस टेंशन के कारण बारिश की बूंदें जो है गोल नज़र आती हैं। और ये प्रश्न जो देख रहे हैं इतना महत्वपूर्ण है कि छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया, बिहार पीसीएस में पूछा, उत्तराखंड में पीसीएस में पूछा गया है और भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया होगा। लेकिन ये केवल घटना चक्र केवल हिंदी भाषी और माने लोक सेवा आयोग के क्वेश्चंस का कलेक्शन इस बुक में किया हुआ है। तो चलिए इसका हम लोग डिस्क्रिप्शन देखते हैं। शेप ऑफ ए ड्रॉप ऑफ रेन इज constrained by the surface tension which tries to give it the shape for which the surface area is minimum for the given volume। एक स्फीयर जो होता है गिवन वॉल्यूम के लिए मिनिमम सरफेस एरिया का होता है। स्फेरिकल शेप है द मिनिमम सरफेस एरिया। स्फेरिकल शेप है द मिनिमम सरफेस एरिया दैट इज वाई रेन ड्रॉप एक्वायर स्फेरिकल शेप। दैट इज वाई रेन ड्रॉप एक्वायर स्फेरिकल शेप। इसी कारण से बच्चों बारिश की बूंदें जो हैं स्फेरिकल शेप में होती हैं पानी के सरफेस टेंशन के कारण। और एक गोला जो है किसी समान वॉल्यूम के लिए सबसे छोटा सरफेस एरिया कवर करता है। तो आगे चलते हैं। ए ड्रॉप ऑफ वाटर इज स्फेरिकल इन शेप दिस इज ड्यू टू। देखिए उत्तराखंड लोअर पीसीएस द्वारा सबऑर्डिनेट 2010 में पूछा गया है। ये वही प्रश्न है, पूछने का तरीका अलग है। ड्रॉप ऑफ ए वाटर इज स्फेरिकल इन शेप दिस इज ड्यू टू किस कारण से होता है बच्चों, ये भी सरफेस टेंशन है। थोड़ा सा हम लोग अपनी स्पीड बढ़ाकर चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन का माने प्रीवियस क्वेश्चन का प्रैक्टिस है। मान ली कि आपको कंसेप्ट सिखाने के लिए अलग से लेक्चर्स चल रहे हैं, उस पर आपको एक एक क्वेश्चन को लेकर उनका ऑपरेशन किया जाएगा। पोस्टमार्टम करके एकदम आपको ओपन कर करके समझाया जाएगा। वहाँ पर आराम से चलेंगे। अगर यहाँ पर हर एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करने लगेंगे आप तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। द रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल। वही देखिए यूपी पीसीएस प्री 2005 में भी ये प्रश्न पूछ लिया है। रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल बिकॉज वाटर हैज सरफेस टेंशन।
वाटर है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के कारण बारिश की बूंदें जो है बच्चों गोल नजर आती हैं। तो टेंडेंसी ऑफ लिक्विड ड्राफ्ट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑक्यूपाई मिनिमम एरिया इज ड्यू टू, वही सरफेस टेंशन के कारण मिनिमम एरिया ड्यू टू। टेंडेंसी ऑफ ए लिक्विड ड्राफ्ट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑक्यूपाई मिनिमम एरिया इज ड्यू टू, किसके कारण? देख रहे हैं आंसर क्या दिया है, ये दिया है सरफेस टेंशन के कारण बच्चों, ठीक है ना। ये प्रश्न जो देख रहे हैं आईएएस में पूछा गया है, आईएएस 1997 में। तो ये क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप ये ना समझिए कि मैंने ये क्वेश्चन केवल रेलवे एसएससी में पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न जो है बड़े एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसलिए इससे आप ये देखिए कि आप इन क्वेश्चन को कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर कर पा रहे हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी सही दिशा में है, और इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको अपने तैयारी का दिशा बदलने की ज़रूरत है। ऑयल स्प्रेड ऑन वाटर, ऑयल स्प्रेड ऑन वाटर बिकॉज, जो तेल जो होता है बच्चों पानी के ऊपर तैरता है, किस कारण से? तेल जो होता है बच्चों पानी के ऊपर तैरता है। देख रहे हैं यूपीपीसीएस में पूछा गया है 2010 में और 94 में। तो इसमें जो है बच्चों डी वाला आंसर होगा, सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज लेस देन वाटर। सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज लेस देन वाटर। Oil is spread on water surface because the surface tension of oil is less than water. यही कारण है बच्चों, यहाँ पर एक और प्रश्न, यही कारण है कि तेल में लगी हुई आग को पानी से नहीं बुझाया जाता है। यही कारण है कि तेल में लगी आग को पानी से नहीं बुझाया जाता है, क्योंकि जैसे आप पानी से बुझाएंगे तो तेल ऊपर आएगा और आग लगी ही रहेगी, वो बंद नहीं, पानी से नहीं बुझाया जाता है। यही कारण है बच्चों कि तेल में लगी हुई आग पानी से नहीं बुझाया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि जैसे जैसे आप तेल पर पानी फेंकेंगे पानी तेल ऊपर होते जाएगा और आग लगी ही रहेगी। 6वां नंबर क्वेश्चन देखिए, केरोसिन ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज, ये भी केरोसिन ऑयल भी है, ये पानी पर क्यों तैरता है? अभी हम लोग इससे पहले इसका आंसर देखे हैं बच्चों, बताइए। ये बी वाला इसका आंसर होगा, इट्स डेंसिटी इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। तेल की जो डेंसिटी है बच्चों पानी के डेंसिटी से कम होता है, इसलिए तेल जो होता है पानी के ऊपर तैरता रहता है। उत्तराखंड लोअर सबऑर्डिनेट 2010 में पूछा गया है। देखिए दिया है, केरोसिन ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज इट्स टेंडेंसी इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। बच्चों ठीक है ना, इन क्वेश्चन से गो थ्रू होइए। कहने का मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते समय सबसे पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर करना चाहिए, उसके बाद प्रिपरेशन करते रहिए छोटे छोटे क्वेश्चंस को। बच्चे क्या करते हैं कि सिलेबस के जो 90% हिस्से कवर करते हैं उसको तैयार नहीं करते हैं। जो 5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो 20 किताब पढ़ लेंगे वो तभी नहीं सॉल्व होंगे, उसी के पीछे पड़े रहते हैं और उनकी तैयारी से की दिशा से भटक जाते हैं। प्रेशर इनसाइड द सोप बबल इज, बताइए। प्रेशर इनसाइड द सोप बबल इज माने साबुन के जो बुलबुले होते हैं, बबल होते हैं, उनके अंदर प्रेशर जो होता है कैसा होता है?
मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है बच्चों। कहने का मतलब यही कारण है कि साबुन के बबल जो है फूल जाते हैं। वायुमंडलीय दबाव से ज़्यादा होते हैं। प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल इज मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यही कारण है कि बबल जो है उतना फूलता है जब तक कि उसका प्रेशर जो है, अंदर का प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ना हो जाए। देख रहे हैं यूपीपीसीएस 14 में और ये 95 में प्रश्न पूछा गया है। अब आ रहा है तो बच्चों थोड़ा लाइट कट गई थी, ठीक है ना। ये थोड़ा सा इसका व्यवस्था करना है, धीरे धीरे व्यवस्था होगा। तो देखिए ये क्या है, सोप बबल्स आर लार्ज बिकॉज when soap dissolved in water its surface tension is reduced, the pressure inside a soap bubble is more than atmospheric pressure। ठीक है ना बच्चों। तो अब देखिए 8th नंबर क्वेश्चन देखिए, 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए। इफ टू बबल्स ऑफ सोप ऑफ डिफरेंट डायमीटर come into contact with a tube, then what will happen। अगर साबुन के दो बबल्स एक ट्यूब के कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा। इसमें बच्चों देखिए, द स्मॉलर बबल विल बिकम स्मॉलर एंड बिगर विल बिकम बिगर। ये बी वाला ऑप्शन सही होगा बच्चों। द स्मॉलर बबल विल बिकम स्मॉलर एंड बिगर विल बिकम बिगर। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, वहां से क्लियर हो जाएगा। द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ सोप बबल। ये देख रहे हैं, excess pressure is inversely proportional to the radius of the soap bubble. When these two bubbles are connected by a tube, the air will flow from a smaller bubble to bigger bubble due to the fact that a smaller bubble having a smaller radius will exert more pressure, hence bigger bubble would grow at expense of the smaller one। ठीक है ना बच्चों। तो अगर दो बबल एक ट्यूब से जुड़े हों और उसमें एक छोटा हो और बड़ा हो, तो ट्यूब से जुड़ने के बाद क्या होगा कि बड़ा वाला और बड़ा होगा और छोटा वाला क्या होगा, छोटा होगा। क्योंकि एक्सेस प्रेशर इनसाइड bubble is inversely proportional to the radius। क्योंकि इससे देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि एक मान लीजिए एक ये बबल है और एक बड़ा वाला बबल है, तो इसका मतलब ये है कि बड़ा वाला बबल बच्चों इसके अंदर प्रेशर कम है तभी तो ये बड़ा हुआ है, और छोटा वाला जो बबल है इसके अंदर प्रेशर ज़्यादा है। तो प्रेशर ज़्यादा से कम के तरफ हवा आएगी तो ये और बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आर है और ये कैपिटल आर है, तो ये कंसेप्ट यहाँ पर काम करता है बच्चों। जाहिर सी बात है, छोटा वाला जब दबा है तो उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा है। ये क्वेश्चन नंबर 9 पर आइए। 4 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड डायमेंशंस as mentioned below are stressed by a load of same magnitude separately. Which one of them will be
elongated maximum. तो बच्चों 4 wire of the same material and dimension as mentioned below are stretched by a load of same magnitude separately. Which one of them will be elongated maximum? तो इसमें बच्चों वायर ऑफ 1 मीटर लेंथ एंड 2 mm डायमीटर और वायर ऑफ 2 मीटर लेंथ एंड 2 mm डायमीटर, वायर ऑफ 3 मीटर लेंथ एंड 1.5 mm डायमीटर, 1 मीटर लेंथ एंड 1 mm डायमीटर। तो इसमें बच्चों सी वाला आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। ये IAS प्री में पूछा है 2007 में प्रश्न बच्चों, और ये क्यों होगा इसको देखिए। All the 4 wires are made up of the same material, therefore they have the equal Young modulus. Young modulus ये modulus of elasticity। तो यंग मॉडुलस क्या होता है? फोर्स एक्सर्टेड और एरिया और लेंथ में परिवर्तन बटा में टोटल लेंथ। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाता है। तो लेंथ में परिवर्तन क्या होगा? लंबाई के अनुक्रमानुपाती और आर स्क्वायर के माने आर के व्युत्क्रमानुपाती। दज इलांगेशन ऑफ दिस वायर इज प्रोपोर्शनल टू दियर लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ दियर डायमीटर। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब कि यहाँ से हम लोग ये देखें, यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि डेल्टा यल इज प्रोपोर्शनल टू यल एंड बाई आर स्क्वायर। तो इसमें सबसे लंबाई किसकी ज़्यादा है बच्चों? 3 मीटर वाले की ज़्यादा है, और डायमीटर आर स्क्वायर तो देख रहे हैं ये भी कम ही है, इससे जो है थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसका मतलब कि ये वाला तार जो है ऑप्शन सी वाला 3 मीटर जो लंबा है, ये सबसे ज़्यादा इलांगेटेड का मतलब बढ़ेगा। तो अब चलते हैं बच्चों। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इफ देयर वेयर नो फिनोमेना ऑफ कैपिलरिटी देन, अगर कैपिलरिटी का सिद्धांत नहीं होता तो क्या होता? इफ देयर वेयर नो फिनोमेनन ऑफ कैपिलरिटी देन क्या होता बच्चों? तो इसमें देखिए, द इट वुड बी डिफिकल्ट टू यूज ए केरोसिन लैम्प। बात एकदम सही है बच्चों। जो हम लोग केरोसिन लैम्प उपयोग करते हैं उसमें जो विक के माध्यम से आयल ऊपर चढ़ता है वो कैपिलरिटी के सिद्धांत पर ही चढ़ता है। क्योंकि देखते हैं कि केरोसिन लैम्प में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर ये लैम्प है और यहाँ पर तेल है, तो ये इतने ऊपर आकर जलने में जो सहयोग करता है, यहाँ पर ऐसे लौ जलती है जो, तो यहाँ पर क्या होता है, ये कैपिलरिटी का फिनोमेना उपयोग होता। अगर कैपिलरिटी का फिनोमेना नहीं होता तो केरोसिन लैम्प को जलाना डिफिकल्ट होता है। ये बात एकदम सही है। वन वुड नॉट बी एबल टू यूज ए स्ट्रा टू कंज्यूम ए सॉफ्ट ड्रिंक। एकदम गलत है। क्या अगर कैपिलरिटी का सिद्धांत नहीं होता तो आप कहने का मतलब कि जो हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक मतलब जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसको पीने में स्ट्रा जो हम लोग कागज़ के जो गिलास का उपयोग करते हैं उसका उपयोग नहीं करते? एकदम करते, क्योंकि वहाँ पर कैपिलरिटी का सिद्धांत को कोई मतलब ही नहीं है, तो इसलिए गलत होगा। अब देखिए, द ब्लॉटिंग पेपर वुड फेल टू फंक्शन। एकदम सही है। ब्लॉटिंग पेपर वुड फेल टू फंक्शन। जो ब्लॉटिंग पेपर होता है जिससे जो कोई चीज़ गिर जाती है और उसको हम सुखाने के लिए जो ब्लॉटिंग पेपर का उपयोग करते हैं, वो कैपिलरिटी के सिद्धांत पर ब्लॉटिंग पेपर देखते हैं कि बहुत पतला सा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो पानी होता है या जो
लिक्विड होता है उसको सोख लेता है। द बिग ट्री दैट वी सी अराउंड वुड नॉट हैव ग्रोन ऑन द अर्थ। ये भी बात सही है। पेड़ में भी देखते हैं कि इतने लंबे लंबे पेड़ होते हैं बच्चों, और वो ज़मीन से जो पानी ग्रहण करते हैं, ज़मीन से पानी ग्रहण करते हैं, और यहाँ पर पत्ती उत्ती लगी रहती है, तो इस ज़मीन से इतनी ऊंचाई पर पानी कैसे जाता है? पेड़ों के अंदर कैपिलरिटी का सिद्धांत काम करता है। तो पहला, तीसरा और चौथा किसमें सही है? पहला देखिए, अगर दूसरा गलत है तो दूसरा इसमें है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो एक ही आपका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, इसको समझिए। ठीक है ना, आप लोग समझते चलिए। और ये देख रहे हैं IAS प्री 2012 का प्रश्न है, ये IAS प्री 2012 का प्रश्न है बच्चों, तो इसलिए हम ये कर रहे हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें अब कुछ करने की, इस प्रश्न में डिस्क्रिप्शन पढ़ने की कोई बहुत ज़रूरत नहीं, क्योंकि कैपिलरिटी का सिद्धांत जिसको मालूम होगा उसको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा बच्चों। फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैपिलरिटी इज नॉट द ओनली रीजन? कैपिलरिटी इज नॉट द ओनली रीजन। इसमें किसके लिए कैपिलरिटी केवल कैपिलरिटी एक कारण नहीं है। ठीक है ना बच्चों, तो इसमें जो है 11 नंबर में तो ब्लाटिंग ऑफ इंक इसमें कैपिलरिटी है, और राइजिंग ऑफ अंडरग्राउंड वाटर ये भी, इसमें भी कैपिलरिटी है बच्चों। स्प्रेड ऑफ वाटर ड्रॉप ऑन ए कॉटन क्लॉथ, इसमें भी कैपिलरिटी है बच्चों। और राइजिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स ऑफ ए प्लांट टू इट्स फोलिएज, इसमें बच्चों केवल कैपिलरिटी का सिद्धांत काम नहीं करता है। तो यही आपका क्या होगा, ऑप्शन सही होगा। तो ये इसको ऐसे करेंगे जिसमें मैं आपको ये बताया हूँ कि सही है, लेकिन कहने के तो अगर प्रश्न के अनुसार आप इसको कट करेंगे। ठीक है ना, इसमें जो है केवल ब्लाटिंग कैपिलरिटी का सिद्धांत काम करता है, इसमें भी। तो ये जो डी वाला ऑप्शन जो आप देख रहे हैं बच्चों, राइजिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स ऑफ ए प्लांट टू इट्स फोलिएज, इसमें जो है बच्चों केवल कैपिलरिटी का सिद्धांत काम नहीं करता है। तो देखिए, वी कैन फाइंड सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिलरिटी इन आवर डेली लाइफ, सच एज ब्लाटिंग सॉफ्ट इंक बाय ब्लाटिंग पेपर, rising of underground water, spread of the water drop on a cotton cloth, rising of kerosene in the wick of the lamp। ठीक है ना बच्चों, but capillarity is not the only reason for rising of water from the roots of a plant to its foliage। Apart from this, transpiration and cohesion is also responsible for this process। Transpiration and cohesion is also responsible for reaching water from root to plants foliage। ठीक है ना बच्चों, तो इसमें जो ट्रांसपिरेशन और कोहेशन भी काम करता है। With the rise of temperature, the viscosity of liquid डिक्रीज होगा बच्चों। ये बताइए, मान लीजिए कि कोई लिक्विड है, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी का मतलब कि उसका गाढ़ापन, चिपचिपाहट क्या होगा, गाढ़ापन क्या होगा, कम होगा। खास तौर से मोटे मोटे भाषा में विस्कोसिटी का मतलब गाढ़ापन। तो जिससे मान लीजिए कि आप लोग देखे होंगे, पीच को देखे होंगे, पीच जो होती है बच्चों
मान लीजिए कि जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता है उसका क्या होता है, विस्कासिटी डिक्रीज करती है। ठीक ना बच्चों, ये उत्तराखंड पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है। देखिए यहाँ पर दे रखा है, यही सब घटना चक्र की खूबसूरती है बच्चों। ठीक ना, विस्कासिटी इज ए मेजर ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ ए लिक्विड which is being deformed by either shear stress or tensile stress. In everyday terms, viscosity is thickness, वही जो मैं आपको कह रहा था, or internal friction. Viscosity of liquid water at different temperature to the normal boiling point is listed below. ठीक है ना बच्चों, देख रहे हैं कि विस्कासिटी जो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 है, 20 पर बढ़ रहा है। तो विस्कासिटी जो है घट रही है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर ज़्यादा है बच्चों, 20 पर और कम हो गई, टन 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 करते करते। Thus it is clear that with the rise of temperature the viscosity of liquid क्या होता है, डिक्रीज होती है बच्चों। केरोसिन राइजेज इन द विक ऑफ द स्टोव इज ड्यू टू, बताइए, इसको तो हम लोग पढ़ चुके हैं। जो केरोसिन होता है, किरासन का तेल जो होता है, किस कारण से आपके जो पास जो दीपक होता है उसकी बत्ती में ऊपर चढ़ता है, इसको आप लोग बताइए जल्दी। सरफेस टेंशन के कारण, इसको तो हम लोग इससे पहले ही देख चुके हैं। तो आरएएस में पूछा है, राजस्थान पीसीएस का ये प्रश्न है, केरोसिन राइज इन द विक ऑफ द स्टोव इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। In a capillary tube, a fluid rise more as compared to water. It is due to. In a capillary tube, a fluid rises more as compared to the water. It is due to. क्यों, बताइए। इसका देखिए, सरफेस टेंशन ऑफ फ्लूइड इज मोर देन दैट ऑफ वाटर इज ड्यू टू सरफेस टेंशन, क्योंकि कैपिलरिटी में क्या होता है, सरफेस टेंशन ही काम करता है। सरफेस टेंशन ऑफ फ्लूइड इज मोर देन दैट ऑफ वाटर। अगर ज्यादा नहीं रहता तो नहीं चढ़ता। इसमें देखिए लिख रहा है, द लिक्विड विच हैज मोर सरफेस टेंशन वुड गेन मोर हाइट। माने जिस लिक्विड की सरफेस टेंशन ज़्यादा होगी वो ज़्यादा ऊंचाई तक चलेगा, बढ़ेगा। When an air bubble at the bottom of a lake rises to the top, it will। एक पानी का बबल जो है बच्चों, एक झील के सतह से माने बॉटम माने पानी के अंदर से जब ऊपर आएगा तो क्या होगा, इंक्रीजेज इन साइज, क्योंकि पानी के जब अंदर होता है बच्चों तो उस पर पानी का भी दबाव काम करता है। When an air bubble at the bottom of lake rises to the top, it will increase in size। जब क्योंकि पानी के जब अंदर होता है तो उस पर पानी का भी जो प्रेशर होता है वो भी काम करता है, लेकिन जब पानी की सतह नीचे से जैसे जैसे ऊपर आता है पानी का प्रेशर जो है कम होते जाता है और बबल का जो साइज जो है बढ़ते जाएगा। When a air bubble at the bottom of a lake rises to the top, it will increase in size. The pressure of the
trapped air in the bubble decreases due to decreasing vertical liquid depth। ठीक है ना बच्चों, वर्टिकल लिक्विड डेप्थ, जैसे जैसे गहराई कम होगी वैसे वैसे प्रेशर क्या होगा, कम होते जाएगा। While traveling by plane A, the ink of the pen starts to come out। जब हम जहाज से यात्रा करते हैं तो हमारे पेन का जो है इंक बाहर आने लगता है। किस कारण से बच्चों, इसको जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसमें जो है बच्चों ऑप्शन ए सही होगा, ड्यू टू डिक्रीज इन एयर प्रेशर, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते हैं हवा का दबाव कम होते जाता है। इसी कारण से हम जब प्लेन में ज़्यादा ऊंचाई पर रहते हैं तो क्या होता है कि पेन से जो है बच्चों इंक जो है आउट होने लगती है, बाहर आने लगती है। Fountain pen leak at high altitudes. It is because of low air pressure. The ink inside the fountain pen has high pressure compared to the low atmospheric pressure outside at high altitude. So, ink flows out of the pen. In automobile, hydraulic brake works on। इन ऑटोमोबाइल हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क्स ऑन। ये बच्चों ये प्रश्न मैं पूछा था और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाइड्रोलिक ब्रेक जो है कौन से सिद्धांत पर काम करते हैं। बताइए बच्चों जल्दी जल्दी। एक बच्चे से पूछा था और वो बता नहीं पाया, तो इसमें बताइए। ये पास्कल का लॉ आप लोग पढ़े हैं, पास्कल के नियम पर बच्चों हाइड्रोलिक ब्रेक काम करते हैं। और हाइड्रोलिक ब्रेक में क्या होता है कि हाइड्रोलिक माने पास्कल का नियम ये कहता है कि पानी की जो ये आप देख रहे हैं, पानी की कोई बड़ा सा ये मान ली कि बंडल है, जैसे पानी है, और इसमें कहीं भी एक जगह आप प्रेशर लगाएंगे तो ये प्रेशर जो है चारों तरफ समान रूप से क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और इसी सिद्धांत पर हाइड्रोलिक ब्रेक काम करता है। तो देखिए हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक एलिवेटर all works on the principle of Pascal's law, which states that pressure exerted anywhere in a confined incompressible liquid is transmitted equally in all directions throughout the fluid such that pressure variations remain the same। तो ये पास्कल्स लॉ क्या कह रहा है, आप इस लोग इसको समझिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। उसका इस मैंने कहने का मतलब यही है कि ये जो ये मान ली कि लिक्विड जो है इस सर्कल में कन्फाइंड है, और कन्फाइंड होने के बाद ये इनकम्प्रेसिबल है। इनकम्प्रेसिबल का मतलब इसको अब इससे ज़्यादा कंप्रेस नहीं किया जा सकता, तो इनकम्प्रेसिबल है। तो यहाँ पर कहीं भी आप प्रेशर लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, तो ये फोर्स जो है बच्चों चारों तरफ क्या होगा, समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। पास्कल्स लॉ यही कहता है। और इसी पर हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक एलिवेटर ये सभी चीज काम करते हैं। तो देखिए ये क्या कह रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन, मोबाइल्स एंड ऑटोमोबाइल्स हैव ब्रॉट अबाउट ए रिवोल्यूशन इन द सोशल लाइफ ऑफ इंडियंस, स्पेशली इन द रूरल, इन द फॉर्म ऑफ। मोबाइल जो है, मोबाइल और ऑटोमोबाइल, फोर व्हीलर्स या जो गाड़ियाँ होती हैं उनको ऑटोमोबाइल्स कहते हैं।
तो ये जो चीज़ें जो हैं ग्रामीण जीवन में एक क्रांति लाती हैं, किस कारण से? ये जो आपको कारण बताया है, आप बताइए क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके। तो इसमें बच्चों देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड बिलो। ठीक है ना बच्चों? तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? मोबिलिटी ऑफ द पीपुल, बात सही है। ऑटोमोबाइल्स जो है बच्चों, जैसे मान लीजिए गाँव में देख रहे हैं कि घर घर जो है टू व्हीलर हो गई है, टू व्हीलर्स गाड़ी हो गई है, टू व्हीलर्स गाड़ी हो गई तो आदमी आसानी से अपने नज़दीकी शहर में, नज़दीकी जगह पर, अपने नाते रिश्तेदारी में आराम से पहुंच जाता है। और मोबाइल क्या किया है बच्चों? कनेक्टिविटी ऑफ द पीपुल, लोगों को जोड़ने में सहायता किया है। कहने का मतलब कि भाई पहले सूचना जो एक जगह से दूसरे जगह क्या करता था, लोग को जाना पड़ता था या पत्र लिखना पड़ता था, लेकिन मोबाइल के माध्यम से आप देख रहे हैं कि आदमी एक दूसरे से आसानी से जुड़ा पड़ा। हाँ, ये देखिए तीसरा नंबर जो कह रहा है सेंसिटिविटी ऑफ द पीपुल, ये एकदम गलत है। क्यों? कि जैसे जैसे मान लें कि मोबाइल और ऑटोमोबाइल आया है, लोगों में सेंसिटिविटी कम हो गई है। तो इसमें देखिए जिसमें जिसमें तीसरा है वो गलत हो जाएगा। तो बचेगा कौन? ए वाला सही। आप लोग केवल इससे भी काम सही कर सकते, इस क्वेश्चन को आप लोग सही कर सकते थे। ठीक है ना? तो चलिए इसको जो है, मोबाइल एंड ऑटोमोबाइल्स हैव ब्रॉट अबाउट ए ग्रेट रिवोल्यूशन इन द लाइफ ऑफ इंडियंस, वेयर मोबाइल हेल्प कनेक्ट द पीपुल एंड ऑटोमोबाइल हेल्प मोबाइलाइजिंग ऑफ द पीपुल। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग समझ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग और थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्योंकि जीवन में बदलाव जरूरी है। देखिए आइए, ए सडन फॉल इन ए बैरोमीटर रीडिंग इंडिकेट्स दैट द वेदर विल बी। एक बैरोमीटर के पैमाने पर रीडिंग में अचानक गिरावट क्या करता है, इसको हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। इस प्रश्न को हम लोग पीछे जब हम लोग प्रेशर पढ़ रहे थे, तो प्रेशर बैरोमीटर और मैनोमीटर दो चीज़ों से नापा जाता है। तो बैरोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापते हैं। ठीक है ना बच्चों? और मैनोमीटर से क्या नापते हैं? लिक्विड और गैस का प्रेशर नापते हैं। तो बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट जो है क्या संकेत देती है? तो आप इसको बताइए। बैरोमीटर के रीडिंग में अचानक गिरावट देती है कि मौसम जो है ख़राब होने वाला है, आंधी तूफान वाला मौसम होने वाला है, स्टार्मी वेदर होने वाला है बच्चों। ठीक है? तो ये प्रश्न जो है देख रहे हैं कि आईएएस में पूछा गया, यूपीपीसीएस में पूछा गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए मैं आपको बार बार कहते रहता हूँ कि पहले महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण चैप्टर्स की तैयारी करिए। तैयारी करने के बाद उसके बाद धीरे धीरे जो छोटे छोटे प्रश्न हैं उस पर ध्यान दीजिए और करते रहिए। लोग कहते हैं कि समय बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। समय तेज़ी से नहीं गुजर रहा है। घड़ी हमको एक सीख देती है। घड़ी ये सीख देती है कि आप समान चाल से हमेशा चलते रहिए, चाहे दिन हो, रात हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, तब आप एकदम जीवन में लगभग समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि समय हर एक प्रश्न का उत्तर दे देती है। और धीरे 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 आप चलते रहेंगे घड़ी की समान चाल से, तो आपके काम अपने आप बनते रहेंगे, होते रहेंगे। सडन फॉल इन बैरोमीटर रीडिंग इंडिकेट्स दैट वेदर विल बी स्टार्मी। ठीक है ना बच्चों? इसमें देखिए, कंसिडर द फिगर ऑफ ए फाउंटेन विथ 4 होल्स given below. Which one of the hole in the fountain will throw the water farthest? आप खुद भी बताइए कि ये जो 4 जो छिद्र हैं, इसमें से मान लीजिए टंकी की तरह मान लीजिए, इसमें से
किस टंकी से पानी जो है दूर तक जाएगा, बताइए आप लोग जल्दी। तो इसमें से दूसरे नंबर बीच वाले से बच्चों पानी जो है दूर तक जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग वहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम, इफ देयर इज ए होल एट द सेंटर ऑफ ए completely filled water tank, सेंटर, ठीक है ना बच्चों, सेंटर ऑफ ए completely filled water tank, the discharged water will cover maximum distance, but in the question none of the hole are at the center. The pressure of water on hole 2 would be more than hole 3 because it is close to the center. Thus it will cover the maximum distance. A liquid is flowing in a streamlined manner. Through a cylindrical pipe along with a section containing the axis of the pipe. The flow profile will be, कहने का मतलब कि अगर ये कोई, मान लीजिए कि हम लोग अपनी भाषा में आते हैं, ये कोई पाइप है और इसमें पानी जो है बच्चों स्ट्रीम लाइन में चल रहा है, स्ट्रीम लाइन में चल रहा है। ऐसे स्ट्रीम लाइन का मतलब सीधे सीधे पानी बह रहा है। तो ये बताइए इसमें से किस प्रकार का शेप पकड़ेगा। इस प्रश्न का मतलब यही है, ए लिक्विड इज फ्लोइंग इन ए स्ट्रीम लाइंड मैनर। ये देख रहे हैं, ये जो लिखा है स्ट्रीम लाइंड मैनर द थ्रू ए सिलेंड्रिकल पाइप। तो ये बताइए ये क्या पानी की सभी सतह समान रहेंगी? ये जो जिस तरह से दिखा रहा है आपको, इस पर बहुत क्वेश्चन जो है, साइंस के बहुत क्वेश्चन आप कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये तो सभी जो है क्या, जो पानी मान लीजिए कि ये जो सटी हुई सतह है, ये सभी पानी की जो परतें हैं समान माने चाल से चलेंगी? एकदम नहीं चलेंगी, क्योंकि जो नज़दीक होंगी, ये पाइप के नज़दीक होंगी, उसमें घर्षण होगा और वो पीछे छूट जाएंगी। तो ये तो ये वाला तो एकदम नहीं हो सकता है। बी वाला में क्या दिखा रहा है कि स्ट्रीम लाइन में चलें तो कुछ आगे कुछ पीछे, एक पाइप में पानी एक ही दिशा में बहेगा, तो ये भी गलत हो गया। अब देखिए सी वाले में क्या दिखा रहा है कि क्या जो पाइप की सतह से, पाइप से जो सटे हुए पानी होगा वो आगे निकल जाएगा, ये भी गलत होगा, क्योंकि घर्षण होगा तो कोई चीज़ पीछे होगा ना, कोई चीज़ जब घर्षण होगा तो पीछे होगा। तो ये डी वाला सही हो, क्योंकि जो बीच वाला फ्री पार्ट जो है बच्चों वो आगे निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। इन ए स्ट्रीमलाइंड मोशन द स्पीड ऑफ लेयर्स ऑफ लिक्विड इज लोवेस्ट नियर द पाइप। क्यों? एज मूव्ड अवे फ्रॉम द पाइप द मोशन ऑफ द लेयर ग्रेजुअली इंक्रीज। ये कारण नहीं बताया, लेकिन मैं कारण वही बता रहा हूँ आपको कि जो पाइप के नज़दीक की सतह होगी उसमें घर्षण होगा, इसलिए पीछे रह जाएगी, और बीच वाला जो पानी जो है स्मूथली आगे निकल जाएगा। द सरफेस ऑफ ए लेक is frozen in severe winter, but the water at its bottom is still liquid. Why? Following are some options. ये कह रहा है कि ठंडे के दिनों में आप देखते हैं कि झील के ऊपरी परत जो है क्या होता है, जमी रहती है, बर्फीली हो जाती है, लेकिन अंदर जो है पानी, झील के अंदर जो पानी के रूप में रहता है, लिक्विड के रूप में रहता है, वो ठोस नहीं बदलता है। उसका क्या कारण है? तो कारण ये है कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड।
कहने का मतलब कि इसका अच्छे से मैं आपको कारण बताता हूँ, क्योंकि जो झील है बच्चों, मान लीजिए कि जो झील है, झील का जो ऊपरी पानी है, ऊपरी पानी जो है बच्चों, ये जो है ठंड होने के कारण, ये ठंडी की माने टच में होने के कारण ये ठंडा हो जाता है, और ये इसका जो है तापमान जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे हो जाता है। लेकिन ये जो नीचे का पानी जो है बच्चों, इसका जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर बना रहता है और ये लिक्विड रूप में रहता है। तो इसको हम लोग देखते हैं। जनरली ऑल लिक्विड्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग, ये कह रहा है कि जनरली ऑल लिक्विड एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग, सभी लिक्विड जो है हीट करने पर, लगभग सभी लिक्विड हीट करने पर क्या होते हैं, फैलते हैं। बट वाटर इज एन एक्सेप्शन टू दिस रूल, लेकिन पानी जो है इसका एक अपवाद है। इफ़ वाटर इज हीटेड इट्स वॉल्यूम ग्रेजुअली डिक्रीजेज, अगर इफ़ वाटर इज हीटेड, अगर पानी को हम गर्म करते हैं तो इट्स वॉल्यूम ग्रेजुअली डिक्रीजेज, इसका आयतन जो है धीरे धीरे क्या होता है बच्चों, कम होता है। दिस डिक्रीज इन वॉल्यूम कंटिन्यूज टिल द टेम्परेचर राइजेज टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो लिक्विड कह रहा है ना बच्चों, ये लिक्विड का मतलब कि ये जो बर्फ जो है, बर्फ को भी एक लिक्विड का ही रूप मानते हैं। कहने का मतलब दिस डिक्रीजेज इन वॉल्यूम कंटिन्यू टिल द टेम्परेचर राइजेज टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी का जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है बच्चों वॉल्यूम जो है मैक्सिमम होता है। आज at temperature over 4 degree centigrade water starts expanding, it then keeps expanding with the further rise in temperature till finally 100 degree centigrade and turns into steam. In other words, at 4 degree centigrade water has least volume. In other words, at 4 degree centigrade, water has least volume, occupies the least amount of space and maximum density. इसके बहुत से प्रयोग देखे जाते हैं। जैसे कहा जाता है कि एक गिलास है और गिलास में पानी भरा हुआ है और पानी के ऊपर एक बर्फ़ का टुकड़ा तर रहा है, तो क्या बर्फ़ पिघलने के बाद जो बच्चों पानी गिलास से बाहर गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तो नहीं गिरेगा। तो ये कह रहा है कि एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर हैज लीस्ट वॉल्यूम, सबसे कम आयतन घेरता है, एंड हैज मैक्सिमम डेंसिटी। तो मैं आपको बता दूं कि पानी से जो बर्फ़ की डेंसिटी जो है बच्चों, बर्फ़ की डेंसिटी पानी से क्या होती है? कम होती है। बर्फ़ की डेंसिटी जो है पानी से कम होती है। यही कारण है कि बर्फ़ जितनी पानी को हटाता है उसको पिघलाने पर उतना ही पानी बनता है। एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर हैज द लीस्ट वॉल्यूम एंड मैक्सिमम डेंसिटी। This irregular expansion of water is called anomalous expansion. This anomalous expansion plays an important role by only freezing the upper layer in lake. This anomalous expansion plays an important role by only freezing the upper layer in lakes and rivers. During winter months in colder countries, the outside or atmospheric temperature is very low. It drops to below freezing, and the upper layer of the water in the lake and ponds starts cooling. When the temperature of the surface layer falls to 4 degrees centigrade, the water body acquires maximum density and sinks down.
The water that sinks down displays water below, and lower layers of water simultaneously rise up. This also gets cooled to 4 degrees centigrade and again sinks down. When the temperature of the water body finally goes below 4 degrees centigrade, the density or heaviness of water decreases. As the result, water does not sink down. The surface water finally freezes at 0 degrees centigrade, while the lower part still remains at 4 degrees centigrade. The light frozen layer of ice floats on top. The light frozen layer of ice floats on top. In cold weather, aquatic animals survive even when water at the top layer of the lake freezes into ice because ठंडे प्रदेशों में बच्चों जलीय जीव जो है लेक के अंदर जिंदा रहते हैं, जबकि ऊपरी सतह जो है क्या होती है, बर्फीली हो गई रहती है। क्या कारण है? क्या कारण है कि जो जलीय जीव अंदर जिंदा रहते हैं? तो इसमें देखिए डी वाले ऑप्शन को देखिए, वाटर हैज द हाईएस्ट डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, सो underneath the top layer of ice there is a layer of water. कहने का मतलब कि वही जो है ऊपर के पानी बर्फ के बाद नीचे एक पानी की लेयर रहता है, जो पानी रहता है तो एक्वाटिक एनिमल्स जिंदा रहेंगे। देखिए क्या कह रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ ए फिनोमेनन इज नोन एज विंटर stratification in water bodies. Winter stratification in water bodies. In winter seasons, the water at the top layer of water bodies will be ice cold 0 degree centigrade and are gradually frozen, but still the bottom layer will have liquid water and maintain the temperature 4 degree centigrade, which supports the life there. Thus, fish and other aquatic animals are saved from the frozen top layer of the water. Fish can survive in a frozen lake because water near the bottom does not freeze. वाटर नियर द बॉटम डज नॉट क्या आता है, फ्रीज। मछलियाँ जो है बच्चों लेक में सरवाइव करती हैं अंदर, ऊपर जब बर्फ जमा रहता है उसके बाद भी। क्यों? वाटर नियर द बॉटम डज नॉट फ्रीज। इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस डज नॉट चेंज इट्स। Increasing the amount of substances does not change its क्या चेंज नहीं करता है बच्चों? डेंसिटी। मैं ये कह रहा हूँ कि इंक्रीजिंग द क्या चीज़ बच्चों? अमाउंट। ये भी बताइए, आपके पास 1 किलो नमक है, अगर 2 किलो नमक हो गया तो क्या डेंसिटी नमक की चेंज हो जाएगी? एकदम नहीं चेंज होगी। लेकिन 1 किलो से 2 किलो तो मास चेंज हो गया बच्चों। मास चेंज हो तो वेट भी चेंज हो जाएगा। अब ये सब चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा।
तो कहने का मतलब कि आप किसी भी वस्तु का कितना अमाउंट ले लीजिए, उससे उस वस्तु की डेंसिटी नहीं चेंज होगी। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन इट्स मास एंड वॉल्यूम। डेंसिटी कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द इक्वेशन डेंसिटी, जैसे जैसे मास चेंज होगा वैसे वैसे वॉल्यूम भी चेंज होगा। ठीक है ना बच्चों। तो डेंसिटी जो है बच्चों चेंज नहीं होती है। आप किसी भी वस्तु का कितना भी अमाउंट ले लें उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होगी। इस क्वेश्चन नंबर 26 का आप लोग क्या करिए कि आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी। इफ एन अनसैचुरेटेड शुगर solution is prepared by mixing 100 grams of sugar with half liter of water, which of the following physical quantities will not change? If an अनसेचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन समझ रहे हैं, कहने का मतलब कि ऐसा नहीं, अनसेचुरेटेड का मतलब जिसमें और कुछ भी घोला जा सके। इफ एन अनसेचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 100 ग्राम्स ऑफ शुगर, 100 ग्राम शुगर विथ हाफ लीटर ऑफ वाटर, हाफ लीटर पानी और 100 ग्राम शुगर, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी विल नॉट चेंज, इनमें से कौन चेंज नहीं होगा आप ये बताइए। तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा बच्चों, मास चेंज हो जाएगा, डेंसिटी चेंज हो जाएगी, कंसंट्रेशन चेंज होगा, लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक गिलास पानी लीजिए, एक गिलास पानी लीजिए भर के, और एक गिलास पानी में आप 4 चम्मच चीनी डाल के घोल दीजिए, तो क्या वॉल्यूम चेंज हो जाएगा? वो चीनी जब पानी में घुल जाएगी तो पानी जो है मैंने उस गिलास से बाहर नहीं गिरेगा। यही ये प्रश्न कह रहा है। ठीक है बच्चों, सॉरी। तो देख रहे हैं कितना टेक्निकल प्रश्न पूछ रहा है। ये प्री 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों। इफ एन अनसैचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 100 grams of sugar with half liter of water, then volume of the solution remain constant। ठीक है ना बच्चों। The density of water will reach its maximum value at the temperature। Density of water, डेंसिटी किसकी बात कर रहा है? डेंसिटी की। वाटर विल रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट द टेम्परेचर आप कितने पर? ये तो बहुत आसान प्रश्न है बच्चों। जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की डेंसिटी जो सबसे मैक्सिमम होती है। चलिए इस पूरे निष्कर्ष में से मैं आपको निकाल के बता देता हूँ। जैसे ये बर्फ है, ये बर्फ है, बर्फ को जब हम और पिघलाएंगे तो ये बनेगा पानी, और पानी को पिघलाएंगे तो क्या बनेगा? भाप, वेपर। ये हो गया पानी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पहले क्या होता है, बर्फ को जैसे जैसे पिघलाएंगे इसकी डेंसिटी क्या होगी बच्चों? डिक्रीज करेगी। और पानी को जैसे जैसे पिघलाएंगे बच्चों उसकी डेंसिटी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है ना। तो यही ये प्रश्न जो कह रहा है आपको, इस mass of any substance while heating remain the same, however its volume increases, thus its density decreases। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या होगा? डिक्रीज होगा। बट वाटर एग्जिबिट्स एन एनामलस एक्सपेंशन ऑन कूलिंग, लेकिन वाटर जो है एक
अपवाद इसका अपवाद प्रदर्शन करता है। बट वाटर एग्जिबिट्स एन एनामलस एक्सपेंशन ऑन कूलिंग एंड contraction on heating within a specific range of temperature. When water at 0 degree centigrade is heated, it is observed that it contracts between 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इतने में ये इसका वॉल्यूम कम होता है, दैट इज वॉल्यूम डिक्रीजेज एंड द डेंसिटी इंक्रीजेज। The volume of water is minimum at 4 degree centigrade, hence the density of the water is maximum at 4 degree centigrade। तो ये रहा बच्चों ये प्रश्न। अब चलते हैं आगे चलते हैं। At which temperature density of water is maximum? किस टेम्परेचर पर वाटर की डेंसिटी जो है बच्चों मैक्सिमम होगी? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये हम लोग पढ़ चुके हैं। डेंसिटी जो है बच्चों वाटर की मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर इज एट, तो हम लोग जानते हैं कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होगी। और इसको हम क्या करेंगे कि केल्विन में बदलना है। तो डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए बच्चों क्या जोड़ते हैं? 273। तो क्या आ जाएगा? 277 केल्विन हो जाएगा। ठीक ना बच्चों? तो 277 केल्विन पर वाटर की डेंसिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। ये वही दिया है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेंसिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। तो डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं? 273 जोड़ देंगे तो 277 हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना? यही जो बात है। कथन और कारण देखिए बच्चों। एन आयरन बॉल फ्लोट्स ऑन मरकरी बट गेट्स इमर्स्ड इन वाटर। एक लोहे की कील जो है बच्चों, गेंद जो है मरकरी में तैरती है जबकि गेट इमर्स्ड इन वाटर। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ आयरन इज मोर देन दैट ऑफ मरकरी। कारण बता रहे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ आयरन इज मोर देन दैट ऑफ मरकरी ना। अगर मोर रहता तो नहीं करता। तो मैं इसमें आपको बताना है कि क्या सही है और क्या गलत है। ऑप्शन में बताइए। तो ए इज ट्रू, एकदम सही है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो ऑप्शन आपका सी क्या होगा बच्चों? सही हो जाएगा। एन आयरन बॉल फ्लोट्स ऑन मरकरी बट गेट्स इमर्स्ड इन वाटर। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ आयरन इज मोर देन दैट ऑफ मरकरी। तो ये गलत है। ये IAS प्री 2002 का क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है? एन आयरन बॉल फ्लोट्स ऑन मरकरी बट गेट्स इमर्स्ड इन वाटर। आयरन बॉल की बात कर रहा है। एन आयरन बॉल बिकॉज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी इज ग्रेटर दैन द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन। आयरन से मरकरी की रिलेटिव डेंसिटी जो है ज़्यादा है, इसीलिए मरकरी पर आयरन फ्लोट करता है। हाउएवर आयरन हैज द हायर डेंसिटी देन वाटर। जबकि आयरन की डेंसिटी जो है वाटर से ज़्यादा है, इसलिए उसमें इमर्स कर जाता है, डूब जाता है। सो इट गेट्स immersed in water। That statement is correct but region R is not incorrect। Why does an iron nail floats on mercury while it sinks in water? वही बात है। क्या लोहे की कील जो है मरकरी पर फ्लोट करती है जबकि पानी में डूब जाती है? तो वही वाला प्रश्न का उत्तर सी वाला देखिए। आयरन हैज ग्रेटर डेंसिटी देन वाटर। वाटर से ये मत समझे कि मरकरी कह रहा है।
आयरन हैज ग्रेटर डेंसिटी देन वाटर एंड लेसर डेंसिटी देन मरकरी। इसी कारण जो है लोहे की कील जो है बच्चों क्या करती है कि मरकरी पर फ्लोट करती है और वाटर में सिंक कर जाती है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। ए नीडल सिंक्स इन वाटर whereas a ship made of iron floats on it because। ये भी बहुत चर्चित प्रश्न है। A needle sinks in water whereas a ship made of iron floats on it because। इसका दी देखिए, because relative density of needle is greater than that of water displaced by it। Because relative density of needle is greater than that of water displaced by it। तो वही चीज़ है बच्चों, ठीक है ना। रिलेटिव डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस विथ दैट ऑफ वाटर। रिलेटिव डेंसिटी आरडी किसे निकालते हैं, उस सब्सटेंस की डेंसिटी बटा में डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस करिए। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस और डेंसिटी ऑफ वाटर जब करेंगे तो आपको रिलेटिव डेंसिटी निकलेगा। विथ दैट ऑफ वाटर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर इज 1, क्योंकि 1 1 हो जाएगा। सब्सटेंस हैविंग रिलेटिव डेंसिटी लेस देन 1 विल फ्लोट ऑन वाटर। जब 1 से कम होगा ये तो पानी पर तैरेगा, float in water, while substance having the relative density more than 1 will sink in water. The ship is designed in such a way that its effective density mass by volume is less than the density of water. The weight of the water displaced by the ship is equal to its weight, so it floats upon the water, but the density of iron needles is much larger than the water, so it sinks easily। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। An iron needle floats on the surface of the water due to surface tension। An iron needle floats on the surface of the water due to surface tension। हम ये कह रहे हैं कि ये पिछले प्रश्न से कंफ्यूज ना होइएगा, उस कॉन्टेक्स्ट को अच्छे से आप जब समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये पानी है, इस पर एक नीडल रखेंगे आप, इसको नीडल को, ये नीडल है, ये वाटर है, तो ये नीडल जो है पानी पर तैरने लगती है। क्यों? पानी के सरफेस टेंशन के कारण। हाँ, लेकिन नीडल रखते समय बहुत स्मूथ रखना होगा, और इसके लिए साइंस में एक प्रैक्टिकल दिया गया है कि पहले एक कागज़ का छोटा सा टुकड़ा ले लें, उस टुकड़े पर सुई को रख दें और उसको पानी पर रख दें, तो वो सुई जो है डूबेगी नहीं। उसका कारण क्या है कि कागज़ जो है धीरे धीरे इतना स्मूथ गलता है, गलते 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 अपने डूब जाएगा नीचे, और सुई को उसी पर छोड़ देता है, तो वो आयरन नीडल जो है बच्चों फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस टेंशन के कारण। तो वही, अच्छा इसको थोड़ा सा ग्रीनिश किया जाए। An iron needle can float on water due to the surface tension of water because upward force on the needle due to the surface tension balances the weight of the needle। ठीक है ना बच्चों।
while lifting a bucket of water from a well, we feel that the bucket, while lifting a bucket of water from a well, we feel that the bucket, इसका प्रश्न बताइए बच्चों। The bucket become heavier above the surface of water। जब हम किसी कुएं से पानी निकालते हैं बाल्टी से रस्सी के माध्यम से, तो जब तक बाल्टी पानी में अंदर रहती है तब तक हमें उसे वो जो है ज़्यादा भारी महसूस नहीं होती, लेकिन पानी से जो ऊपर आती है तो हमें भारी महसूस होने लगती है। इसका कारण क्या है? अच्छा, यही चीज़ ये बता रहा है, बिकम सेवियर एबव द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है बच्चों, यही चीज़ इस प्रश्न का उत्तर है। According to Archimedes principles of floating, objects appear to be heavier in the air than inside the water, or they appear to be less heavy in the water. It is because water exerts an upward force on the objects immersed in it. Upward force. It is because water exerts an upward force on the objects immersed in it. This reduction is equal to the weight of the fluid that body displaces. This reduction is equal to the weight of the fluid that body displaces. This reduction is equal to the weight of the fluid that body displaces. 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। 200 ग्राम ऑफ वाटर इज फिल्ड इन ए weightless balloon. Its weight in water will be 200 ग्राम ऑफ वाटर इज फिल्ड इन ए weightless balloon। ऐसे बैलून में जिसका कोई भार नहीं है। इट्स वेट इन वाटर विल बी, क्या होगा बच्चों? 0। टू 200 ग्राम ऑफ वाटर is filled in a weightless balloon. Its weight in water will be, क्या होगा? 0। कैसे? weight of balloon in water क्या होगा? weight और अब thrust। weight भी, बैलून का वेट क्या होगा बच्चों? बैलून का वेट जैसे 200 ग्राम वाटर है, और इसमें जब हम इसको देखिए क्या था, हाँ 200 ग्राम वाटर, तो इसका जो भार जो है बच्चों 200 ग्राम हो जाएगा। और इस पानी पर जो अब थ्रस्ट लगेगा, जो पानी बैलून पर ऊपर बल लगाएगा वो भी इतना हो जाए, इसलिए 0 है। दस बैलून इज वेटलेस। The cloud floats in the atmosphere because of their low, किसके कारण बच्चों? डेंसिटी के कारण। क्लाउड्स मने बादल, फ्लोट्स इन द एटमोस्फियर बिकॉज ऑफ देयर लो डेंसिटी। While floating in the sea, what part of an iceberg is above the surface of the sea? जैसे ये कह रहा है कि मान लीजिए समुद्र है, यह ग्रीन वाले को समुद्र मान लीजिए, ये ग्रीन वाले को समुद्र मान लीजिए। अगर इस पर एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है तो कह रहा है कि क्या पार्ट पानी से ऊपर रहेगा। While floating in a sea, what part of an iceberg is above the surface of the sea?
पानी की सतह से ऊपर कितना पार्ट रहेगा ये बताना है आपको। तो बताइए बच्चों, 1/9 पार्ट, 1/9 पार्ट ये होगा, और क्या होगा 8/9 ये होगा। While floating in a sea, what part of an iceberg is above surface of the sea? तो 1/9 भाग ऊपर रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। When pure water changes into the ice at 4 degrees centigrade, the density of ice is formed is 9/10 of the density of water. When pure water changes into the ice at 4 degrees centigrade, the density of ice is formed in 9/10 of the density of water. Therefore, in pure water, 90% part of the ice must be below the 90% part of the ice must be below the surface of the water, and remaining 10% part must be above the surface. Sea water has high density salty water, but ice formed by it is pure and not salty. Therefore, while floating in a sea, about 1/8% to 9 part of an iceberg is above the surface of the sea. ठीक है ना बच्चों। 38 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। An ice cube is floating in a glass of water. An ice cube is floating in a glass of water. What happens to the water level when the ice melts? जब पानी मेल्ट हो जाएगा, आइस क्यूब मेल्ट हो जाएगा, तो उसके पानी की सतह में क्या होगा? वही जो मैं आपको ग्लास वाला जो बताया था, मान लीजिए कोई ग्लास है, वो पूरे पानी से भरी है, ठीक है बच्चों, पूरे पानी से भरी है, और इसके ऊपर कोई एक बर्फ़ का टुकड़ा है। उस तो जब बर्फ़ का टुकड़ा मेल्ट हो जाएगा तो क्या होगा? पानी की सतह में क्या अंतर आएगा? आप इसको बताइए। रिमाइंस द सेम होगा, क्योंकि ये बर्फ़ जितने पानी को हटाना चाहिए ऑलरेडी उतने को हटा चुकी है, और जब पिघलने के बाद उतना ही पानी बनेगा। According to the Archimedes principle, floating object displaces an amount of water equal to its own weight. Floating object displaces an amount of water equal to its own weight. Thus, the water level remains the same when ice cube melts. Thus, the water level remains the same when the ice cube melts. ये MPPCS 2008 का प्रश्न है बच्चों। वाटर लेवल सेम रहेगा। A body floats at 4 degrees centigrade water. If temperature reaches 100 degrees centigrade, then a body floats at 4 degree centigrade water. If temperature above reaches 100 degree centigrade, then क्या होगा? इसको बताइए बच्चों, जल्दी जल्दी बताइए। द बॉडी विल सिंक, क्योंकि जो ही टेम्परेचर बढ़ेगा डेंसिटी क्या होगी बच्चों? डिक्रीज होगी, वॉल्यूम बढ़ेगा। पानी के साथ समस्या ही है कि जैसे जैसे ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। डेंसिटी जब डिक्रीज होगी तो बॉडी क्या होगी? सिंक होगी। देखिए क्या कह रहा है। When the water is heated, its density decreases. The density of the water at 100 degree centigrade is at the lowest
is at the lowest, so the body will sink. Water density is maximum at 4 degrees centigrade, so the body floats. Why it is easier to swim in a sea than in a river? नदी की तुलना में एक समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? इसको बताइए आप लोग। बिकॉज सी वाटर इज साल्टी, क्योंकि नदी का समुद्र का जो पानी जो है साल्टी होता है। साल्टी होता तो उसकी क्या होगी? डेंसिटी ज़्यादा होगी। डेंसिटी ज़्यादा होगी तो आपको इजी होगा तैरना। इट इज ईजियर to swim in a sea water than in a river because the sea water contains salt which increases the density of water, and also increase the its of thrust. Density increase होगी तो अब thrust increase हो गया, so the chances of sinking get reduced. Get reduced and one can easily swim in such water. So the chances of sinking get reduced and one can easily swim in such water. A body weight is highest in which among the following? किसमें weight highest होगा? Which among the following? ये प्रश्न जो याद करने वाला है, हाइड्रोजन में है जो बॉडी का वेट जो हाईएस्ट होगा। ये यूपीपीसीएस मेंस 2017 का प्रश्न है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ऑफ थ्रस्ट फोर्स आर बायंट फोर्स। ऑफ थ्रस्ट फोर्स आर बायंट फोर्स इन हाइड्रोजन विल बी लेस देन अदर मैटर। हाइड्रोजन में अब थ्रस्ट फोर्स आर बायंट फोर्स इज विल बी लेस देन अदर मैटर्स बिकॉज इट इज द लाइटेस्ट गैस, हल्की गैस है। सो द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें इसका अब थ्रस्ट जो है कम होगा, इसलिए आपका इसमें जो है वजन जो है ज़्यादा होगा। देखिए क्या कह रहा है कि बॉडी वेट इज हाईएस्ट, ए बॉडी वेट इज हाईएस्ट इन विच अमंग द फॉलोइंग? हाइड्रोजन में। 43 नंबर देखिए। व्हेन ए शिप इंटर्स ए सी फ्रॉम ए रिवर व्हाट हैपेंस? व्हेन ए शिप enters a sea from a river what happens? एक नदी से, कोई जहाज एक नदी से जब समुद्र में इंटर करती है तो क्या होगा? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का। इट राइजेज ए लिटिल, कड़ी जोड़ते रहिए। इट राइजेज ए लिटिल, इसका मतलब कहने का मतलब जब समुद्र के पानी का घनत्व तो ज़्यादा है साल्टी होने के कारण, तो शिप जो क्या होगी? थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगी। व्हेन ए शिप इंटर्स ए सी फ्रॉम ए रिवर व्हाट हैपेंस? इट राइजेज ए लिटिल, थोड़ा सा जहाज जो ऊपर बढ़ जाएगी। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट 2004 में पूछा है और ये प्री में भी 1992 में ये प्रश्न पूछा है, तो वही प्रश्न देख लेते हैं। व्हेन ए शिप इंटर्स ए शिप फ्रॉम ए रिवर द शिप इज एलिवेटेड। एलिवेटेड का मतलब ड्यू टू द हायर डेंसिटी ऑफ साल्टी वाटर देन द रिवर। तो ये 43 नंबर क्वेश्चन है। इसमें जो एसर्शन दिया है और
इसको थोड़ा सा सेट कर देते हैं, ये डिसबैलेंस हो गया बच्चों। तो चलिए सेट हो गया। एसर्शंस क्या है बच्चों? When a ship enters a sea from a river, it rises a little. एकदम सही है। When a sea enters a sea from a river, it rises a little. ये completely right है। The density of sea water is greater than that of river. ये भी सही है। अब हमको ये देखना है कि क्या जो है कारण जो है कथन को सपोर्ट कर रहा है, एकदम कर रहा है। जो कोई जहाज जो है जब नदी से समुद्र में जाती है तो थोड़ा सा उसका सतह ऊपर उठ जाता है, और उठने का कारण क्या है कि समुद्र के पानी का डेंसिटी जो है बच्चों, डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ रिवर वाटर। तो ये बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ये यूपीपीसीएस और यूडीए एलडीए, यूपीपीसीएस 2003 और यूडीए एलडीए 2002 में ये प्रश्न पूछा है। तो आगे चलते हैं। तो आगे प्रश्न खत्म दिख रहे हैं बच्चों। तो आज के लिए इतना ही और धन्यवाद। आगे के लिए ये चैनल को बगल में सब्सक्राइब करके बगल में दिए घंटी के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सभी अपडेट मिलते रहें और आप इसी तरह से अच्छे से तैयारी से जुड़े रहें और तैयारी चलती रहे आपकी। चलिए धन्यवाद बच्चों।